अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे रिएक्ट जेएस की। रिएक्ट जेएस जो कि जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड। तो रिएक्ट जेएस के अंदर काम करने के लिए आपके पास तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए जिसका नाम है नोड जेएस। वो आपको गूगल से मिल जाएगा। तो सिंपली आपने जो है ना गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है नोड जेएस डाउनलोड या इंस्टॉल जो भी। और ये फर्स्ट नंबर पे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, यहाँ पे आपने ये लिंक ओपन करना है और ओपन करते ही आपने ये विंडो इंस्टॉलर वाले के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका ये जो सेटअप है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह हम पहले शॉर्ट वीडियोस बनाते होते हैं, आधे पौने घंटे की, 1 घंटे की, इसी तरह आज भी इंशाल्लाह हम एक शॉर्ट सी वीडियो के अंदर सारे जो मेन इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको कवर कर लेंगे। तो आज मैं बताता हूँ कि आप हमने ना रिएक्ट में करना क्या है। हम बेसिकली सबसे पहले तो रिएक्ट के जो बेसिक्स हैं उसको समझेंगे। उसके बाद ये वाला प्रोजेक्ट जो है ना हमारा HTML की एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है हमारी HTML की, इसको हम रिएक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अब ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर 2 पेजेस हैं। एक ये कैटेगरीज का पेज है और एक ये फूड्स का पेज है, सही है। जब हम ये पेजेस को शफल करते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो इसका लोगो है ये रीलोड होता है, ये दिखने इस तरह से। ठीक है। तो ये होता है फ़र्क आम वेबसाइट और रिएक्ट के अंदर। जब हम इसको रिएक्ट के अंदर बनाएंगे तो ये जो इसकी शफलिंग के दौरान यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है, यहाँ लोडिंग हो रही है, यहाँ पे वो लोडिंग ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल स्मूथ और प्लेन वर्किंग जो है ना इसकी हो जाती है। तो अभी जो है ना मैं देखता हूँ डाउनलोड हो चुका है। अभी फोल्डर के अंदर जाते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। वैसे मेरे पास वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो फिर भी मैं कर लेता हूँ। अच्छी बात है, मेरा जो है ना नोड का वर्जन वो अपडेट हो जाएगा। अच्छा जी, ये आपने जब इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। उसके बाद डायरेक्टरी पूछ रहा है तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने देता हूँ। और ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट। बहुत ही आसानी के साथ जो है ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली इंस्टॉल करने का तरीका है। यस। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये तब तक बताता हूँ कि रिएक्ट का कोर्स जो है ना वो थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया कि जो मैंने पहले रिकॉर्डिंग की थी ना, वो अनफॉर्चुनेटली उसकी जो फाइल है वो करप्ट हो गई थी। तो इसलिए मुझे जो है ना आज दोबारा से जो है वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है रिएक्ट के ऊपर। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना हम लेट हो गए हैं इस बार। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि ये जो हम नोड जेएस सेटअप है, इसको NPM भी बोलते हैं। NPM का मतलब है नोड पैकेज मैनेजर। तो अगर तो ये आपके पास सिस्टम में इंस्टॉल है तो आप सिर्फ रिएक्ट के अंदर नहीं, आप बल्कि व्यू जेएस, एंगुलर जेएस, नेक्स्ट जेएस, जितने भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं आप उन सभी के साथ वर्क कर सकते हैं। और जो हमारी डेटाबेस है MongoDB के अंदर, जो हम डेटाबेस यूज़ करते हैं ना वन स्टैक डेवलपमेंट के अंदर, तो वो MongoDB जो है ना उसके लिए भी आपके पास ये सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। तो कुल मिला के बात यह है कि नोड जेएस जो है ना, इससे आप जावास्क्रिप्ट का जितना भी फ्रेमवर्क है ना, वन स्टैक, मेन स्टैक जो भी है, उसके लिए आपके पास ये जो है ना नोड जेएस इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अभी ये जैसे ही इंस्टॉल होता है तो मैं आपको बताता हूँ इसको आपने टेस्ट कैसे करना है। इसके इंस्टॉलेशन के बाद आपने एक बार इसको टेस्ट कर लेना है कि वाकई आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा से जो है ना ये स्टेप्स रिपीट कर सकते हैं, ना कोई एरर्स आते हैं, ये हो जाता है इंस्टॉल बड़ी शराफत के साथ। अच्छा जी, ये जो है इंस्टॉल हो चुका है तो मैं इसको फिनिश पे क्लिक करता हूँ। वैसे मेरा पहले से इंस्टॉल था, लेकिन मैंने इसलिए कर लिया कि चलो मेरा जो है ना नोड जो है ज़रा लेटेस्ट वर्जन का, यानी कि अपडेट हो जाएगा। तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए क्या करना है, इसको तो मैं पहले हटाऊँ क्योंकि मुझे इतना जो है ना रश पसंद नहीं है। शिफ्ट का बटन प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे आप, तो ये जो है ना आपके पास आ जाएगा ओपन पावर शेल विंडो हेयर। तो यहीं से जो है ना मैं इसको चेक कर लेता हूँ NPM इंस्टॉल हुआ या नहीं हमारे कंप्यूटर में। तो आपने भी जो है ना एक बार टेस्ट ज़रूर कर लेना। सिर्फ आपने लिखना क्या है, NPM स्पेस -V। वी का मतलब है वर्जन। तो ये आपको जो है ना करंट वर्जन जो आपने इंस्टॉल किया है वो उसका वर्जन आपको बता देगा। और ये इतनी सी कमांड जो है ना रन करने के बाद आपको इसने वर्जन बता दिया। इस वक्त हमारे पास 10.3.0 वर्जन इंस्टॉल है। तो अभी हम इसको जो है क्लोज़ कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्ट का पहला प्रोजेक्ट। और पहला प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं तो सबसे पहले मोस्ट प्रीफरेबल यही है कि आप जो है ना यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट ना करें।
उसके लिए आप कहीं भी अंदर जाके अपने किसी और फोल्डर के अंदर, मैं अपने इस फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे ना एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, रिएक्ट रेस्टोरेंट, क्योंकि अभी जो है ना हम रेस्टोरेंट वाली वेबसाइट का क्लोन करने वाले हैं। तो मैं जो है ना इसको इस नाम से फोल्डर बना लिया। CMD ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ तो आप पावर शेल भी ओपन कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। आपको मैंने बताया था पावर शेल कैसे ओपन करना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है ना, ओपन पावर शेल विंडो हेयर, ये आ जाएगा। तो अगर आपने CMD खोलना है तो उसके लिए आपने इसी लिंक के ऊपर जो है ना CMD कर देना, ऐसे लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपका ना इसी डायरेक्टरी के अंदर, ये देखें रिएक्ट रेस्टोरेंट के अंदर ही जो है ना नेविगेट हो रहा है आपका CMD। दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल हैं, कोई भी आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट बनाने की कमांड है ना, वो बहुत ही सिंपल सी है। सिर्फ आपने लिखना है npx create हाइफन react हाइफन ऐप और उसके बाद स्पेस दे के आपने ऐप का नेम लिख देना है। तो मैं इसका नेम रख देता हूँ रेस्टोरेंट ऐप, सही है। तो ये रेस्टोरेंट ऐप के नाम से जो है ना मेरा अभी सारा जो है, जो भी इसने खिचड़ी वगैरह बनानी है तो इस नेम से मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा जो है ना आपको वेट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आपकी प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। आपके मैक्सिमम जो है ना 10 मिनट 15 मिनट लग सकती हैं, अगर आपका प्रोसेसर अच्छा है, रैम रोम अच्छी है, अगर ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो आपका टाइम जो है ना वो 2-3 मिनट भी लग सकती हैं। और जब तक जो है ना ये अपना प्रोजेक्ट बना रहा है तब तक जो है ना मैं आपको गूगल के ऊपर आता हूँ और आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो है ना आपने एक काम की चीज़ है। इन सब का मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे जो है ना आपने लिखना है रिएक्ट डॉक्स। तो ये लिखने के बाद जो है ना रिएक्ट की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना, इसकी वेबसाइट आ जाएगी। ये जो वेबसाइट है ना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना सारी अपडेशन जो भी रिएक्ट के अंदर अपडेशन होगी, जो भी चीज़ें जो है ना चेंजेस होंगी, सारा ट्यूटोरियल, सारा समझाने का तरीका जो है ना यहाँ पे इन्होंने बताया होता है एग्जांपल्स के साथ। तो जब तक जो है ना हमारा ये प्रोजेक्ट बन रहा है तब तक मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आम वेबसाइट और रिएक्ट की वेबसाइट के अंदर फ़र्क क्या है। ये रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है तो डेफिनेटली इन्होंने रिएक्ट के अंदर ही इसको डिज़ाइन किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक कोई सिंपल सी वेबसाइट खोल लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये जो है ना एक तरफ ये वेबसाइट खुली है नॉर्मल जो होती है, हमने अभी तक सीखी है HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाली। एक तरफ ये वेबसाइट है और दूसरी तरफ है ये रिएक्ट की वेबसाइट। तो यहाँ पे आपने ना यहाँ पे नज़र रखनी है, ये जो आइकन है इसका फैब आइकन, ये ज़रा भी रीलोड नहीं होगा, ये एक जगह स्टिल खड़ा रहेगा। जैसे जितने मैं चाहे चाहे मैं जितनी बार मर्जी जो है ना पेजेस को शफल करूँ तो ये जो है ना ये इधर ही रहेगा। इसका जो आइकन है ये रीलोड नहीं होगा। आप देख रहे हैं पेजेस चेंज हो रही हैं लेकिन इसका जो आइकन है ना ये वहीं का वहीं जो है स्टिल है और वेबसाइट बिल्कुल स्मूथ वर्क कर रही है। तो ये थी हमारी रिएक्ट की वेबसाइट। और दूसरी तरफ अगर हम सिंपल वेबसाइट की बात करें तो अगर मैं यहाँ से जो है ना ब्लॉग्स के पेज में जाता हूँ तो ये देखें लोडिंग हो रहा है किस तरह। तो ये चीज़ जो है ना ये हमें रिएक्ट के अंदर फैसिलिटी होती है कि हम जो है ना सिंगल पेज एप्लीकेशन बना लेते हैं जिसके अंदर पेजेस जो है ना बार बार रीलोड नहीं होते। तो हम इसको जो है ना स्पा भी बोलते हैं, स्पा मतलब SPA, और इसका मतलब यही है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो इसलिए जो है ना रिएक्ट की टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और सिर्फ रिएक्ट की ही नहीं बल्कि आप Vue.js, AngularJS, Next.js किसी भी फ्रेमवर्क को उठा के ये इस तरह की स्पा एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन उनका जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो उम्मीद है आपको ये जो डिफरेंस है ना वो समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं बना जी, बन जाता है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे तकरीबन जो है ना हमारा प्रोजेक्ट बनने के करीब आ गया है, कंप्लीट होने के करीब आ गया है। सबसे ज़्यादा हैवी फोल्डर होता है इसका ये नोड मॉड्यूल्स, ये वाली चीज़ जो है सारा वज़न ही इसका होता है। बाकी सारी तो ये नॉर्मल सी फाइल है, इनका इतना वेट नहीं होता। तो ये हो जाना चाहिए अब तक जो है ना। तो ये देखिए हमारा जो है ना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब जो है ना हम यहाँ तो इसको CD रेस्टोरेंट
ऐप के अंदर ले जाएंगे इस तरह से। तो ये देखें इस फोल्डर के अंदर आ गया इसका जो है CMD का कर्सर। तो सिटी रेस्टोरेंट ऐप, ये इतनी सी कमांड रन करने के बाद हमारा जो है ना CMD वो नेविगेट हो गया इस फोल्डर के अंदर, जो कि हमें चाहिए भी यही था। तो यहाँ तो आप CD इस तरह कमांड के ज़रिए कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमारा जो दूसरा देसी तरीका है, इस फोल्डर के अंदर जाके दोबारा से यहाँ पे जो है ना CMD ओपन कर लेते हैं। तो आप जो है ना कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है ना मैं तो सबसे पहले इसको ओपन करता हूँ, ओपन विद कोड। अच्छा जी, ये ओपन विद कोड जो है ना हमने कर लिया। तो अभी तो सबसे पहले आपको मैं फोल्डर स्ट्रक्चर इसका समझाता हूँ बहुत ही ईजी ज़ुबान में। उससे पहले जो है ना मैं अपना CMD ओपन करता हूँ और यहाँ से जो है ना एक और कमांड है npm स्टार्ट। इस ये कमांड है जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अभी हमने ये कमांड रन की है तो हमारा जो है ना ये प्रोजेक्ट जो अभी हमने क्रिएट किया ये हमारे गूगल के अंदर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सही है, अभी हम वेट करते हैं, कोई 4 से 5 सेकंड बाद ये जो है ना ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अच्छा तो जनाब ये जो है ना हमारी npm स्टार्ट काफ़ी देर से जो है ना हमने एंटर किया, हिट कर दिया कमांड, लेकिन ये जो है ना वर्क नहीं कर रहा। मैं इसको क्लोज़ ही कर लेता हूँ यार। हम दोबारा आते हैं अपने फोल्डर के अंदर, रेस्टोरेंट ऐप के अंदर आएंगे और यहाँ से जो है ना मैं पावर शेल विंडो ही खोल लेता हूँ। ये ज़रा पावर शेल का मतलब ही पावर शेल है ना, थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत होती है। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ npm स्टार्ट। सही है, तो यहाँ पे ज़रा जल्दी जो है ना हमारा स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ आपने npm स्टार्ट जो है कमांड हिट कर देनी है और आपका जो है ना प्रोजेक्ट ब्राउज़र के ऊपर ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। लोकल होस्ट की बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है ना वो ये है localhost:3000। सही है, इसी पोर्ट के ऊपर लाइव रन होता है। तो मैं जो है ना इसको डॉक्यूमेंटेशन को बंद कर देता हूँ। ये आपके काम की चीज़ है, आप इसको जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा रीड करेंगे, उतना ज़्यादा जो है ना आपका वो जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है आपकी इतनी डेवलप होगी। तो ये जो है ना ज़्यादा ही तंग कर रहा है आज, शायद मेरा सिस्टम डाउन है आज या क्या मसला है। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा तंग करने के बाद जो है ना हमारी पहली रिएक्ट ऐप जो है वो लाइव सर्वर के ऊपर रन हो रही है। तो अभी जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल जो है ना वो रिएक्ट ऐप का आ रहा है और ये जो है लोगो ये भी इसका अपना आ रहा है। तो अब जो है ना मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इसका फोल्डर स्ट्रक्चर। फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आपको बताता हूँ यहाँ पे हमारे पास 3 फोल्डर जो है ना वो हमारे पास आए हैं। एक तो है नोड मॉड्यूल्स, इसको आपने कभी छेड़ना नहीं है, ये आपके छेड़ने वाली चीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना वैसे ही जो है रेस से बाहर हो गई। अब आते हैं पब्लिक के अंदर। पब्लिक के अंदर हमारे पास है एक index.html जो कि हमारी मेन फाइल है जो कि रेंडर हो रही है ब्राउज़र के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे आके ब्राउज़र के ऊपर आऊँ और यहाँ पे Ctrl+U दबाऊँ तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो है ना कोड इतना सा सिर्फ पेज का, हम जो भी रेंडर करेंगे वो उसका सोर्स कोड सिर्फ इतना सा ही होगा। तो इसको जो है ना मैं थोड़ा सा मज़ीद जो है छोटा कर लेता हूँ, इसके जो कमेंट्स हैं फजूल इनको ख़त्म करके कुछ इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो सोर्स कोड है कितना ही छोटा हो गया। तो पूरी HTML फाइल के अंदर सिर्फ एक डिव बनी है जिसकी आईडी हमने रूट दी हुई है, हमने नहीं दी बल्कि इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट रूट इसकी आईडी रखी हुई है। अब ये जो आईडी रूट है ना ये हमारी गेट हो रही है index.js, जो हमारा सोर्स के अंदर सोर्स फोल्डर के अंदर जो हमारी फाइल है ना index.js, इसके अंदर हम आएंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे जो है ना गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, रूट की जो है ना आईडी, और इस आईडी के अंदर जो है ना इन्होंने ये ऐप जो है ना वो रेंडर करवा दिया ऐप। अब ये ऐप कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है $ऐप, ये जो हमारी है ना app.js, ये जो है ना रेंडर हो रही है हमारी index.js के अंदर। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारी मेन फाइल ये है, ये हमारी मेन फाइल है index.html। इसके अंदर हमारी एक डिव है, सिर्फ एक डिव है जिसकी आईडी है रूट। ये रूट वाली जो आईडी है ना ये हमारी गेट हो रही है index.js के अंदर। index.js के अंदर हमने ये आईडी जो है वो गेट की है और गेट करने के बाद हमने जो है ना एक ऐप जो है ना वो रन करवा दिया। अब ये ऐप कौन सा है, ये app.js ये वाला ऐप है। सही है, तो अभी जो है ना बाकी हम फजूल चीज़ें डिलीट कर देते हैं जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मैं सबसे पहले जो है ना अब आप देखें सोर्स के अंदर मैं आके ना
फजूल चीज़ें जो है वो डिलीट करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं करता हूँ app.css को सेलेक्ट कर लेता हूँ, app.test को, index.css, लोगो को भी, रिपोर्ट वेब वाइटल्स और सेटअप टेस्ट सभी को जो है मैं डिलीट कर दिया। तो पीछे क्या बच गया, सिर्फ वो 2 फाइल जिसका मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारे जो है ना ये सेटअप के अंदर यूज़ हो रही हैं। तो हमने जो फाइल्स है ना फजूल वो तो डिलीट कर दी हैं, बल्कि अब यहाँ पे जो है ना फैब आइकन इसका ये भी चेंज कर सकते हैं। ये आइकन इसका वही है जो आपको मैंने दिखाया था अभी, ये जो यहाँ पे शो हो रहा है हमें, तो ये इसका फैब आइकन है। जो है ना यहाँ पे एरर्स आपको इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि हमने जो है ना फाइल्स डिलीट कर दी हैं, और वो जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रेंडर हो रही है हमारी इंडेक्स के अंदर। ये देख सकते हैं ये 2 फाइल जो है इंपोर्ट हो रही हैं, तो ये तो हमने डिलीट कर दी हैं, तो इसको इसलिए मिल नहीं रही। तो जब इसको ये फाइल जो है ना मिलेंगी नहीं जो कि यहाँ पे इंपोर्ट हो रही हैं, तो इसने हमें एरर ही देना है। तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है ना यही फाइल यूज़ हो रही थी, तो मैं इसको जो है ना पूरा हेडर भी डिलीट कर लेता हूँ, ऐसे खाली कर देते हैं पूरा फंक्शन को। और उसके बाद आता हूँ index.js के अंदर, यहाँ पे भी जो चीज़ जो है ना हमने डिलीट कर दिया, हम उसका जो कोड है वो हटा देते हैं। उसके अंदर था index.css, रिपोर्ट वेब वाइटल्स भी, और इसका जो फंक्शन कॉल हो रहा है इसको भी हम जो है ना रिमूव कर देते हैं। तो अब जो है ना हमारा सारा काम जो है क्लियर हो गया। अब देखते हैं तो ये पेज बिल्कुल खाली जो है ना शो हो रहा है हमें, सही है। अब हम इसके अंदर जो है ना वेबसाइट अपनी वही क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना आपको मैं समझाना चाहता हूँ कंपोनेंट्स का एक कंसेप्ट, के कंपोनेंट्स को आप किस तरह से रेंडर करवाते हैं। अभी मैं आता हूँ इंडेक्स के अंदर, यहाँ पे जो है ना मैं सबसे पहले तो इसका टाइटल चेंज कर लेता हूँ। इसका टाइटल मैं रख देता हूँ अपनी वेबसाइट के हिसाब से रेस्टोरेंट वेबसाइट, सही है। एक सिंपल सा टाइटल रख दिया मैंने, और इसका काम ख़त्म है, तो मैं इसको जो है ना क्लोज़ कर लेता हूँ। बल्कि ख़त्म नहीं, मैं जो है ना इसके आइकन की जगह भी, फैब आइकन की जगह मैं अपना आइकन लगाऊंगा, उसका नाम होगा logo.png, सही है। तो logo.png को मैं इसकी जगह ले आऊँगा, तो इसको मैं जो है ना डिलीट कर लेता हूँ, और इंडेक्स का काम ख़त्म है, और इनको भी फ़िलहाल जो है ना मैं डिलीट कर लेता हूँ। अभी जो है ना करने की बात ये है कि मैं आता हूँ अपने इस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे मैं अपनी जो है ना वेबसाइट की फ़ाइल जो है ना वो ले आऊँगा। तो हमारी जो ये वेबसाइट थी मैं इसी को ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे, तो हमारी जो है ना फाइल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो फाइल्स को रेंडर करने से पहले जो है ना मैं सबसे पहले तो इसका जो है लोगो, इस लोगो को कॉपी करता हूँ और पब्लिक के फोल्डर में Ctrl+V करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो हमारा ये जो लोगो है ना ये चेंज हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी तक लोगो आया नहीं है। logo.png इसको भी चेंज कर देता हूँ। तो देखें अब जो है ना हमारा लोगो आ गया। तो इस तरह से जो है ना हमारा तकरीबन टाइटल वाला काम तो ख़त्म हो गया। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपने जो है ना कंपोनेंट्स को किस तरह से रेंडर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इस फाइल को बंद करता हूँ, और इस फोल्डर को भी क्लोज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल, और इस वेबसाइट के फोल्डर को भी क्लोज़ कर लेता हूँ। सिर्फ सोर्स के फोल्डर के अंदर हमारा सारा काम होगा जो भी हमने वेबसाइट के रिलेटेड करना है। तो सबसे पहले तो जो है ना हम अपनी वेबसाइट को कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ते हैं। उसका मतलब यह है कि नैब बार को एक अलग कंपोनेंट बना लेते हैं जो कि हमारा हर पेज के अंदर बार बार यूज़ होता है, तो इसलिए हम उसको एक अलग कंपोनेंट बना लेते हैं। उसी तरह हम जो है अपना फूटर, उसको भी एक अलग कंपोनेंट बना के जो है ना हर पेज के ऊपर एंटर कर लेते हैं। तो वो कंपोनेंट कैसे बनाते हैं अब उसकी बात करते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले सोर्स फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, उसका नाम रख सकते हैं कंपोनेंट्स। पार्शियल्स रख लें नाम इसका, या कंपोनेंट्स रख लें, एक ही बात है। तो मैं कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाता हूँ कंपोनेंट की। अब सबसे पहले जो है ना मैं कंपोनेंट कौन सा बनाऊँगा, नैबर का बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं जो है नैबर यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन कंपोनेंट का नाम रखने के लिए ना उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होना ज़रूरी है। तो मैं जो है ना एन कैपिटल रखता हूँ, और यहाँ पे नैबर लिख के डॉट, इसका जो एक्सटेंशन है वो आप JS भी रख सकते हैं और JSX भी रख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। पहले मैं JS के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे RAFCE लिख के इसकी जो डिफ़ॉल्ट बॉयलर प्लेट है या डिफ़ॉल्ट जो स्निपेट है वो मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस वक्त हूँ .js फाइल के अंदर, जो कि जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है। आपको पता होगा अगर आपने मेरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स देखा है तो आपकी जो है ना बेसिक्स क्लियर होंगी। तो .js के एक्सटेंशन के अंदर होता ही है कि अगर आपने कोई HTML का टैग लगाना है, फॉर एग्जांपल मैं h1 लगाना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह से h1 लिख के एंटर करूँगा तो ये जो है ना टैग नहीं लगेगा मेरा, सही है। तो इसी तरह जो है अगर मैं div लगाना चाहता हूँ तो div जो है ना वो भी मेरी इस तरह से नहीं लग सकती।
तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ता है, मैं यहाँ पे अगर मैं JSX कर देता हूँ, जो कि एक्सटेंशन है जो हमें रिएक्ट JS की तरफ से मिलती है। तो इसके अंदर अगर मैं जो है ना HTML के टैग लगाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल H1 लगाना चाहता हूँ, तो ये मेरा H1 इस तरह से एंटर हो जाता है। तो ये बेसिकली छोटा सा डिफरेंस है JSX और JS के अंदर। तो मोस्ट प्रीफरेबल यही है कि आप JSX वाली एक्सटेंशन को यूज़ करें, ताकि अगर आपको कोई इस तरह का टैग वगैरह HTML के टैग लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है ना ईज़िली उसको कर सकें। तो H1 के अंदर फ़िलहाल मैं लिखता हूँ नैबर, सही है। तो ये हमारा जो है ना कंपोनेंट बन गया। लेकिन आपने यहाँ पे ना एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने जो है ना यहाँ पे आते ही RAFCE इस तरह का एक डिफ़ॉल्ट बॉर्डर बिल्ड लगाई। आपका ये नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए आपको ना VS कोड के अंदर एक एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। उस एक्सटेंशन का नाम है React ES7। ये आप सर्च करेंगे तो जो है ना आपको फर्स्ट नंबर पे ये वाली मिल जाएगी, सही है। तो ये आपने एक्सटेंशन जो है ना इंस्टॉल कर लेनी है। तो इसके अलावा मेरे पास एक और एक्सटेंशन थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सी थी। इंस्टॉल वाली एक्सटेंशन के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे जो है ना एक और रिएक्ट की एक्सटेंशन थी जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। तो आपने ये दोनों एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लेना है, ये वाली, ये सिंपल रिएक्ट स्निपेट्स, ठीक है। एक ये वाली और एक जो आपको पहले दिखाई है, आपने जो है ना ये दोनों एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो उसी के साथ जो है ना हमारा ये स्निपेट जो है आ जाता है, जो कि था RAFCE, ठीक है। ये था हमने लगाया रिएक्ट का जो है फंक्शन कंपोनेंट, उसका ये जो है ना शॉर्ट कोड था। तो इस तरह से जो है ना हमारा आ गया। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो वेबसाइट के ऊपर कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ कंपोनेंट बनाया है, इसको अपनी ऐप JS के अंदर रेंडर नहीं करवाया। तो यहाँ पे रेंडर करवाने के लिए हम तो सबसे पहले यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके ऊपर आके इंपोर्ट, उसका नाम हमने रखा है नैबर। तो यहाँ पे भी मैं नैबर इसका नाम दे देता हूँ, नैबर। और फ्रॉम लिख के आगे जो है ना आपने इसकी डायरेक्टरी दे देनी है, यानी इसका पाथ क्या है वो यहाँ पे हम कॉमास के अंदर लगाएंगे। अब वो पाथ लगाने के लिए हमने करना क्या है, डॉट स्लैश का मतलब है करंट डायरेक्टरी, ठीक है। ऐप JS की करंट डायरेक्टरी के अंदर ही है ना हमारा फोल्डर कंपोनेंट्स। तो इसने जो है ना सजेशन भी दे दिया, तो मैं कंपोनेंट्स को एंटर करता हूँ, दोबारा स्लैश लगाता हूँ, तो इसने जो है ना नैब बार की भी सजेशन दे दी हमें। तो मैं नैब बार को सिंपली जो है ना यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ इस तरह से। और अब जो है ना इसको मैं यहाँ पे रेंडर करवा सकता हूँ कुछ इस तरह से। जो हमने यहाँ पे नेम दिया ना इसका नैब बार, तो उसी नेम का जो है ना मैं यहाँ पे टैग लगा दूँगा, ऐसे सेल्फ क्लोजिंग टैग, सही है। तो अब जो भी होगा ना इस कंपोनेंट के अंदर पड़ा होगा, तो वो जो है ना हमें इस वेबसाइट के ऊपर शो हो जाएगा इस तरह से, सही है। तो अगर तो जो है ना मैं कंपोनेंट के अंदर थोड़ी चेंजिंग कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जो है ना यहाँ पे नैबर की जगह कुछ और हेडर लिख देता हूँ या कुछ भी लिख देता हूँ, तो जो है ना यहाँ पे भी चेंजिंग इसकी हो जाएगी, हेडर आ जाएगा, सही है। तो ये था हमारा कंपोनेंट का थोड़ा सा कंसेप्ट। उम्मीद है आपको जो है ना अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी जो है ना हम बात करते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट की। रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई कहानी नहीं है। सिर्फ आप ये समझ लें कि रिएक्ट फ्रैगमेंट जो है ना एक डिव की तरह काम करते हैं, सही है। होते कैसे हैं, आपने सिंपली जो है ना ये एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा देने हैं, एम्प्टी जो टैग के ब्रैकेट्स हैं, इसको हम कहते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट, सही है। ये इसकी स्टार्टिंग हो रही है और नीचे इसकी क्लोजिंग हो रही है। तो हम जो है ना अगर हमने एक से ज़्यादा टैग यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना यहाँ पे रिटर्न करने के लिए एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं या एक से ज़्यादा डिव्स हैं, तो मुझे जो है ना ये रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर वो लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ मुझे एरर मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसके बगैर, मान लो कि मैं जो है ना यहाँ पे H1 लगाता हूँ, H1 बल्कि मुझे इस तरह लगाना पड़ेगा क्योंकि ये JS का है एक्सटेंशन। H1 में लिखता हूँ ऐप, सही है। तो इसके नीचे अगर मैं एक और टैग लगाता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे एरर मिल जाएगा। H2 के अंदर मैं लगा देता हूँ रिएक्ट लिख लेते हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये हमें एरर दे रहा है, तो ये जो ना रन भी नहीं होगा, यहाँ पे कंपाइलेशन का एरर आ गया। तो इससे बचने के लिए जो है ना अभी मैंने आपको बताया था रिएक्ट फ्रैगमेंट हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा टैग्स हैं। तो उसके लिए मैं एम्प्टी ब्रैकेट्स लगाता हूँ और इसके अंदर जो है ना दोनों हेडिंग्स 2 हों चाहे 2000 हों, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो है ना रिएक्ट फ्रैगमेंट्स को लगा दिया। अब आप देख सकते हैं दोनों जो है ना रन हो रहे हैं बिल्कुल सही से। तो
आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अब तक क्लियर हो गए होंगे। तो अब जो है ना हम अपनी वेबसाइट को रेंडर करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जो है ना रिएक्ट फ्रैगमेंट्स के अंदर ही आते हैं और यहाँ पे जिस तरह हमने पहले नैव बार को रेंडर करवाया था उसी तरह कर देते हैं। और ब्राउज़र के ऊपर फ़िलहाल हेडर शो हो रहा है क्योंकि हमने सिर्फ नैव बार के अंदर हेडर ही प्रिंट करवाया हुआ है यहाँ पे। तो अब हम जो है ना अपनी एक्चुअल नैव बार को यहाँ से लेके आते हैं, अपने इंडेक्स के अंदर आते हैं। और ये पहले तो फजूल चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ, हमारे काम की नहीं है। सिर्फ मैं यहाँ से ये जो है ना सेक्शन उठाऊँगा हेडर का, और सॉरी नैव बार का, इसको मैं करता हूँ Ctrl+X। और उसके बाद मैं आता हूँ अपने navbar.jsx के अंदर। और यहाँ पे जो है ना अब आपकी मर्ज़ी, आप डिव लगाएं चाहे एक रिएक्ट फ्रैगमेंट लगाएं, लेकिन मोस्ट प्रीफरेबल जो है ना रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज़ करना ही है। तो आप इसके अंदर जो है ना अपना ये सारा कोड पेस्ट कर देंगे इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं आपको ना यहाँ पे रेड कलर का जो है वार्निंग मिल रही है, यानी कि एरर्स हैं आपके इस कोड के अंदर। वो एरर्स जो है ना वो बेसिकली सिंटैक्स के जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि हमारा नॉर्मल HTML का सिंटैक्स होता है और JSX का सिंटैक्स होता है। उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमारा ये जो सिंगल लाइन होता है ना टैग, जिस तरह इमेज है यानी सेल्फ क्लोजिंग टैग जो होता है, इसके अंदर हमें जो है ना ये एंड पे स्लैश ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ता है। सही है, अभी देखें एरर जो है ना ख़त्म हो गए हैं। तो इसी तरह जो है ना आपका इमेज का टैग हो सकता है सेल्फ क्लोजिंग, आपका जो है BR का टैग एक हमने स्टडी किया था HTML के कोर्स के अंदर, जो कि ब्रेक लगाने के लिए यूज़ होता है, स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है। तो उसके अंदर भी ये जो है ना स्लैश हमें इस तरह से लगानी पड़ती है। और उसके अलावा हमारी जो इनपुट्स हैं फॉर्म की इनपुट्स, उसके अंदर भी हमें इस तरह की स्लैश लगानी पड़ती है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो है ना हमें JSX के अंदर वहाँ उसका जो है ना एरर मिल जाता है। तो उससे बचने के लिए ये काम ज़रूरी था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना बिल्कुल सिंपल सी एक नैव बार शो होगी इस तरह की। ये बेसिकली हमने जो नैव बार के अंदर इमेज यूज़ की है ना logo.png इमेजेस के फोल्डर के अंदर, तो हमें ये जो है ना इमेजेस यहाँ पे लानी पड़ेंगी। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर ही। सही है, तो अब जो है ना JSX के अंदर ना, मतलब कि रिएक्ट के अंदर आप इस तरह से इमेजेस को यूज़ नहीं करते। आपको पहले जो है ना उस इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है और उसके बाद यहाँ पे जो है ना उस इमेज का नेम यूज़ करना होता है। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आपने जो है ना यहाँ से इसका पाथ कट कर लेना है और यहाँ पे आके लिखेंगे इंपोर्ट, और इमेज का नाम था लोगो, तो मैं अभी इसका नाम जो है ना लोगो टाइप ही रख देता हूँ, लोगो फ्रॉम। और यहाँ पे जो है ना पाथ पेस्ट कर देंगे। सही है, अब पाथ जो है ना आपको मैंने बताया था यहाँ पे डॉट स्लैश करना ज़रूरी है। इससे ये पता चलता है कि करंट डायरेक्टरी के अंदर जो इमेज है ना वो हमने उठानी है। अब हम इस इमेज को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं सोर्स की जगह, इस तरह से कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर इसका नेम लगा देंगे। नेम इसका हमने रखा था लोगो, तो यहाँ पे भी मैंने जो है ना लोगो लिख दिया। सही है, तो CSS जो है ना आप यहाँ पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं और आप मेन app.js के अंदर भी CSS इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रीफरेबल यही है कि आप अपनी CSS को app.js के अंदर ही इंपोर्ट कर लें, ताकि आपको हर कंपोनेंट के अंदर सेपरेटली इंपोर्ट ना करनी पड़े। तो उसके लिए मैं करता यह हूँ कि अपनी जो है ना CSS यहाँ पे ले आता हूँ। ये हमारा CSS का फोल्डर है, इसके अंदर है हमारी style.css की फ़ाइल। तो मैं जो है ना इसी फोल्डर को ड्रैग करता हूँ अपने सोर्स के अंदर। सही है, तो अब जो है ना मैं इसका पाथ दे देता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट। इसको नाम देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम जो है ना इंपोर्ट करके इसका जो पाथ है ना वो दे देंगे डॉट स्लैश, यानी करंट डायरेक्टरी के अंदर CSS के फोल्डर के अंदर हमारी style.css है, इसको उठा लो। तो ये जो है ना अब हमारी स्टाइल जो है CSS के वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ये जो है ना ये इमेज इसको मिली नहीं है किस फाइल के अंदर, रेस्टोरेंट ऐप के अंदर सोर्स के फोल्डर के अंदर जो CSS है ना उसके अंदर। तो मैं आता हूँ CSS के अंदर और यहाँ पे देखता हूँ कि हमने कौन सा URL दिया हुआ है। तो मैं Ctrl+F करता हूँ और URL सर्च करता हूँ। तो ये देखेंगे यहाँ पे जो है ना हमारी इमेज जो है वो प्रिंट हो रही थी। तो मैं इसको आप बताता हूँ कि, तो मैं जो है ना इसका पाथ जो है सीधा कर लेता हूँ। पाथ हमारा जो है ना सही से वो ये है कि कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर है पड़ा हुआ इमेजेस के अंदर b.jpg। सही, यहाँ पे हमें डबल डॉट लगाने की ज़रूरत है क्योंकि हमने एक कदम पीछे जाना था। क्योंकि ये जो है ना हम पहले CSS के फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो हमें कंपोनेंट्स का फोल्डर जो है ना मिलेगा। तो एक कदम पीछे आने के लिए मैंने यहाँ पे डबल डॉट लगाया। अभी जो है ना
हमारी जो नैब बार है वो सही से आ गई है, इमेज भी इसकी आ गई है, और इसके जो आइकन्स हैं वगैरह जो भी इसकी स्टाइलिंग है CSS वाली वो भी यहाँ पे आ चुकी है। तो अभी जो है ना हम इसको बंद कर देते हैं index.html। अब जो है ना हम इसका लेके आते हैं फूटर। नैब बार तो आ गया, अब हम इसका फूटर यहाँ से उठाते हैं। तो फूटर उठाने के लिए मैं जो है ना इतना इतना कंटेंट इसका करता हूँ Ctrl+X कॉपी, और एक नया कंपोनेंट्स बनाते हैं इसी फोल्डर के अंदर फूटर नेम का। फूटर का F कैपिटल होगा और डॉट जो है ना JSX हमारी एक्सटेंशन होगी। और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ RFCE। रिएक्ट का जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसका ये आ गया यहाँ पे ऐसे। और अब इसको जो है ना अपनी app.js के अंदर रेंडर करवाता हूँ। import footer from ./components के अंदर है फूटर, सही है। तो मैं जो है ना नैब बार के नीचे प्रिंट करवाता हूँ फूटर को इस तरह से। अभी देखें आप, यहाँ पे जो है ना फूटर हमें लिखा हुआ शो होगा इस तरह से, क्योंकि फ़िलहाल जो है ना हमारे कंपोनेंट के अंदर सिर्फ एक डिव के अंदर फूटर प्रिंट हो रहा है। तो मैं जो है ना इसके अंदर लगाता हूँ अपने रिएक्ट फ्रैगमेंट्स, और इसके अंदर अपना फूटर का जो है ना कोड वो उसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना हमें 8 एरर देखने को मिल रहे हैं। वो 8 एरर किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो कमेंट लगाने का तरीका ना वो ये नहीं है। JSX के अंदर आप इस तरह से कमेंट नहीं लगाते, बल्कि कर्ली ब्रेसिस के अंदर लगाते हैं इस तरह से। इनकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं कमेंट जो है ना हटा देता हूँ सारे। ये भी हटा देता हूँ, ये भी, और ये वाला भी। तो अब जो है ना इमेज का ऑलरेडी ये सेल्फ क्लोजिंग लगा हुआ है, तो इसको भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अब देखता हूँ बिल्कुल सही से जो है ना हमारा फूटर भी आ चुका है, सही है। अब हमारा जो अगला स्टेप है ना वो है लिंक्स क्रिएट करना। अब लिंक्स जो है ना हम HTML के अंदर तो बड़ी आसानी के साथ सिर्फ जो है ना उसकी फ़ाइल का लिंक दे देते थे, लेकिन रिएक्ट के अंदर तो हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हम इस तरह के काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें जो है ना एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। आप जो है ना यहाँ से टर्मिनल भी इसका खोल सकते हैं, यहाँ पर उसी टर्मिनल के अंदर जो हमने अभी खोला था यहाँ पे इसके अंदर कर लें या यहाँ पे कर लें, एक ही बात है। आपने ना एक इसका पैकेज इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, सही है। तो उसके बाद जो है ना रिएक्ट राउटर डोम की मदद से आप जो है ना ये लिंक्स क्रिएट कर सकेंगे अपने जितने भी आपके पेजेस हैं उतने लिंक्स। तो मैं इसके लिए करता हूँ npm इंस्टॉल के लिए आई लिख देता हूँ सिर्फ, और यहाँ पर लिखता हूँ रिएक्ट राउटर डोम, सही है। आपने इतनी सी कमांड जो है वो एंटर कर देनी है, लेकिन मुझे जो है ना रिएक्ट राउटर डोम का स्पेशली जो है ना वर्जन 6 चाहिए, तो मैं @6 भी एंटर कर देता हूँ, सही है। इससे मुझे जो है ना 6 वाला वर्जन जो कि लेटेस्ट वर्जन है वो मिलेगा। अब ये मिलेगा कैसे? पैकेज.json के अंदर आऊँगा, तो यहाँ पे जो है ना रिएक्ट राउटर डोम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा इसके नीचे। तो ये देखें जैसे इंस्टॉल हो रहा है ना, तो हमारा यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम आ चुका है, और उसका वर्जन भी जो है ना 6.2.2 आया, जो कि लेटेस्ट वर्जन है अब तक। तो अभी जो है ना इसकी इंस्टॉलेशन फिनिश नहीं हुई, तो इसको जो है फिनिश होने का वेट कर लेते हैं। तो ये जो हमारी फाइल है ना पैकेज.json, इसके अंदर हमारी सारी डिपेंडेंसीज जो हमारी लाइब्रेरीज जो पैकेज इंस्टॉल हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो इसको तो मैं बंद कर देता हूँ, फ़िलहाल इसका इतना ही था। अभी जो है ना मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। अब जो है ना हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे नैव लिंक, सही है, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे एंकर टैग की जगह हम नैव लिंक यूज़ करेंगे अब। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट नैव लिंक, सही है। एंटर करेंगे तो ये जो है ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। इसने जो है ना रिएक्ट राउटर डोम इस पैकेज के अंदर से नैव लिंक को बुला लिया यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक ही जगह मैं लिख दूँगा नैव लिंक ऐसे, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सारे एक ही जगह मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ, एक साथ सबको दे देता हूँ यहाँ पे। उसके लिए आल्ट का बटन प्रेस करूँगा और सारे सेलेक्ट करके डिलीट करूँगा और ये पेस्ट कर दूँगा, सही है। अभी इतना काम तो हमारा हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है ना href की जगह हम टू भी यूज़ करते हैं, सही है। टू href जो है ना हमारा एंकर टैग का था एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे जो है ना हम नैव लिंक के साथ
2 यूज़ करेंगे। और उसके अंदर जो है ना HTML की फाइल तो हमारे पास है नहीं है, तो मैं यहाँ पे रखूँगा होम है हमारा, तो यहाँ पे होगा स्लैश। ठीक है, इस स्लैश का मतलब है कि हमारा जो है ना लोकल होस्ट कोलन 3000 पोर्ट, यानी कि हमारा जो लैंडिंग पेज है या फर्स्ट पेज है तो वो हमारा यही शो होगा होम। तो कैटेगरीज जो है मैं इसके लिए कर देता हूँ HTML को काट के स्लैश कैटेगरीज, यानी कि जब स्लैश कैटेगरीज पे जाए तो हमें ये वाला कैटेगरीज का पेज शो हो। और फोर्स के लिए मैं कर देता हूँ इसको काट के स्लैश फोर्स। सही है, तुम्हारा इतना सा जो काम है ना लिंक बनाने का वो ख़त्म हो गया। अब जो है ना हमने सिर्फ आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं इसको बताऊँगा कि आपने किस पेज के ऊपर कौन से कंपोनेंट्स रेंडर करने हैं। तो उसके लिए तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट ब्राउज़र रूटर। ब्राउज़र रूटर के साथ हमें चाहिए है राउटर, और उसके साथ हमें चाहिए राउट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो है ना आपने इंपोर्ट कर लेनी है। अब इसको करना क्या है, करना ये है कि रिएक्ट फ्रैगमेंट्स के अंदर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ब्राउज़र राउटर। सही है, इसको क्लोज़ करता हूँ, और इसकी जो एंडिंग है ना वो हो जाएगी बिल्कुल लास्ट के ऊपर, यानी कि सारे जो मेरे कंपोनेंट्स हैं ना वो मैं ब्राउज़र राउटर के अंदर रेंडर करवाऊँगा इस तरह से। सही है, ब्राउज़र राउटर का काम ख़त्म। हम जो लिंक्स क्रिएट करेंगे, हमारे जो नैब लिंक्स होंगे जो कि थे यहाँ पे नहीं थे बल्कि नैब बार के अंदर थे, हमारे 3 लिंक्स थे, कैटेगरीज, फूड्स और ये स्लैश होम वाला। और यहाँ पे बनाऊँगा एक राउट्स का टैग। ठीक है, ये बताएगा यहाँ से हमें हमारे जो है ना राउट्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो राउट्स का जो टैग एंड हो रहा है उसको मैं कर देता हूँ कंपोनेंट्स के नीचे। सही हो गया, अब इतना जो है ना हमारा ब्राउज़र राउटर का काम भी हो गया, हमारा राउट्स का काम भी हो गया। बल्कि यहाँ पे हमें जो है ना राउटर लिख दिया, हमें यहाँ पे राउट्स लिखना था। तो हमारा जो है ना इतना काम हो गया। अब जो है ना सिंपली हमारा लास्ट वाला काम है ये वाला राउट वाला। तो उसके लिए हमने करना सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो है ना राउट्स के अंदर आएंगे और एक राउट का जो है ना सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाएंगे। राउट ऐसे लिखा, इसको इस तरह क्लोज कर दिया। अब इस राउट के अंदर हम जो है ना पाथ देते हैं वही जो हमने अपने नैब लिंक के अंदर दिया था। पाथ जो है ना मैं इसका कर देता हूँ एक स्लैश वाला। ठीक है, स्लैश का मतलब है कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंडिंग पेज होता है, होम पेज होता है, जो उसके अंदर जो मैं ना एलिमेंट्स रेंडर करवाना चाहता हूँ उसके लिए मैं यहाँ पे एलिमेंट्स का लगाता हूँ इस तरह से, एलिमेंट्स इक्वल, और इसके अंदर मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, अपना पैरेंथेसिस लगाऊंगा। और इसके अंदर अगर मेरा एक कंपोनेंट हो मैं इसी तरह पास कर सकता हूँ, और अगर मेरे एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स है तो मुझे यहाँ पे भी रिएक्ट फ्रैगमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे इस तरह से। सही है, तो मैं जो है ना यहाँ पे फ़िलहाल ये दोनों कंपोनेंट्स को उठाता हूँ और यहाँ पे जो है ना पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। सही हो गया, तो अभी मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे देखें इस वक्त तो मैं force.html के अंदर, तो force.html तो हमने सिरे से ही ख़त्म कर दिया। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ लोकल होस्ट कोलन 3000 पोर्ट के ऊपर, और यहाँ पे मुझे दोनों अपने जो है ना कंपोनेंट शो होंगे। अपना नया बार कंपोनेंट शो हो रहा है और अपना फुटर का कंपोनेंट भी शो हो रहा है, क्योंकि ये हमने दोनों कंपोनेंट जो है ना इस होम पेज के ऊपर ही रखे हुए हैं। तो अगर तो मैं जाता हूँ कैटेगरीज़ के ऊपर तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं शो होगा, क्योंकि कैटेगरीज़ का जो है ना हमने पाथ अभी उसके अंदर कोई भी कंपोनेंट रेंडर नहीं करवाया। तो फोर्स का अभी इसी तरह ही है, फोर्स के अंदर भी हमने कोई कंपोनेंट रेंडर नहीं करवाया। तो अभी जो है ना मैं बाय डिफ़ॉल्ट फोर्स का भी बना लेता हूँ और कैटेगरीज़ का भी बना लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ कैटेगरीज़, और यहाँ पे फोर्स का भी एक बना लेता हूँ पाथ। और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं ना मैं फ़िलहाल आपको समझाने के लिए फुटर जो है ना दोनों में से निकाल देता हूँ, ताकि आपको जो है ना फ़र्क नज़र आए वो क्या रहा है यहाँ पे। अभी देखिए मैं हूँ फोर्स के अंदर, तो यहाँ से जो है ना सिर्फ नया बार हमें शो हो रहा है, कैटेगरीज़ के अंदर भी सिर्फ नया बार शो हो रहा है, और होम के अंदर दोनों चीज़ें शो हो रही हैं जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, बिल्कुल वही काम हो रहा है। सही है, तो उम्मीद है ये जो राउट्स वाला काम है ना, ये जो राउट्स वाला कॉन्सेप्ट है ये भी आपको सही से समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने अगले स्टेप के ऊपर,
उसके अंदर होगा ये कि हम जो है ना अपना ये होम पेज वाला कंटेंट सारा लेके आएंगे अपने होम के कंपोनेंट के अंदर। सही है, तो मैं जो है ना ये सारा, इसके पहले जो है ना मैं कमेंट्स ख़त्म कर लेता हूँ। मैं जो है ना ये तीर इसका सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस F2 करूँगा, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद शिफ्ट प्लस डिलीट, दोबारा शिफ्ट प्लस डिलीट किया तो सारे जो है ना कमेंट्स इसके एक साथ ख़त्म हो गए। अब जो है ना मैं सारा कोड सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल A और कट करता हूँ कंट्रोल X के साथ, इसको बंद कर देता हूँ और कंपोनेंट्स के अंदर आके एक बनाता हूँ फाइल home.jsx। सही है, होम के कंटेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ RAFCE, रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट, इसको एंटर किया और यहाँ पे जो है ना मैं लगा देता हूँ रिएक्ट फ्रेगमेंट्स और इसके अंदर अपना सारा कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ। अभी देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा एरर आ रहे हैं। ये एरर वही हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इनपुट के एरर हैं, क्योंकि इनको सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए इस तरह से। सही है, तो एरर देखिए इसका ख़त्म हो गया। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है BR का टैग यूज़ हुआ होता है, कहाँ पे गया BR ये वाला, इसके भी एरर्स हैं, इसको भी सेल्फ क्लोजिंग होने चाहिए इस तरह से। तो मैं जो है ना इन सबको एक साथ हैंडल कर लेता हूँ। किस तरह से, अभी सारी इमेजेस के एंड पे ना यही क्लास आ रही है, तो मैं इसको जो है ना इस तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस F2 करूँगा और एंड पे आके ना यहाँ पे स्लैश लगा दूँगा। सही है, सबकी एक साथ लग गई है स्लैश। तो उसके साथ जो है ना BR का टैग है, कोड ढूंढ लेते हैं ये वाला, इसको भी सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस F2 और लास्ट पे आके स्लैश लगाता हूँ, तो सारे जो है ना एरर ख़त्म हो गए हमारी फ़ाइल के। अब जो है मैं इसको ऐप के अंदर इंपोर्ट करवाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम और इसका नेम रख देता हूँ होम, बल्कि इसका नेम होम कंटेंट रख लेते हैं ताकि हमें सही से समझ आए। और होम कंटेंट को जो है ना मैं सिर्फ अपने होम वाले पेज के ऊपर एंटर करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस जगह पे आके इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ इस तरह से। सही है, अभी हम देखते हैं अपना होम पेज किस तरह का शो हो रहा है। होम पेज के अंदर आते हैं तो ये हमें जो है ना इस तरह का शो हो रहा है। इमेजेस नहीं आ रही, वो आपको पता है किस तरह से शो करवाते हैं, क्योंकि इमेजेस हमें जो है ना इंपोर्ट करनी पड़ती हैं पहले, तो उसके बाद जो है ना उसके नेम के साथ सोर्स देना पड़ता है। अब जो है ना हम आते हैं अपने होम के कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पे जो है ना इमेजेस का काम ख़त्म करते हैं सारा। उसके लिए करता क्या हूँ मैं जो है ना बारी बारी सेलेक्ट करता हूँ इमेजेस को। शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ, यहाँ से इस तरह सेलेक्ट किया इसका नेम, कंट्रोल प्लस F2 करूँगा तो जितनी भी इमेजेस है ना वो सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे फ़िलहाल एक ही है, ये देखें सिर्फ एक जो है ना यहाँ पे छोटी सी लाइन शो हो रही है। तो मैं इसको कंट्रोल X करता हूँ और यहाँ पे जो है ना कर्व ब्रेसिस के अंदर इसका नेम दे देता हूँ पिज़्ज़ा। सही है, अब हम इस पिज़्ज़े को ना यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पिज़्ज़ा फ्रॉम दिस। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मुझे जो है ना करंट डायरेक्टरी के लिए डॉट स्लैश भी लगाना है। अब जो है ना देखते हैं हमारी पहली जो इमेज है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए है। ये क्या कह रहा है, पिज़्ज़ा इज़ नॉट डिफाइंड, हाउ कुड इज़ दिस। आ तो गई है, वैसे वैसे जो है ना कभी कभी इसको जो है ना खुशी के आंसू इसके आ जाते हैं, कोई मसला नहीं। बाकी हमारी पहली इमेज आ गई है। इसी तरह जो है ना हम बाकी अपनी सारी इमेजेस को यहाँ पे ले आएंगे। उसके लिए मैं जो है ना यहाँ पे आता हूँ और इसको देखता हूँ, कंट्रोल प्लस F2 किया, ये भी हमारे पास सिर्फ एक है, इसको मैं कट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ बर्गर और इसको जो है ना यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट बर्गर फ्रॉम दिस। सही है, और यहाँ पे करंट डायरेक्टरी लगाना ज़रूरी है। इसी तरह बाकी सारी भी इमेजेस जो है ना मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि तरीका तो आपको समझ आ गया। और बस जो है ना आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे है मोमो। अच्छा जी, हमारा जो इमेजेस वाला काम था ना वो तो हो गया ख़त्म। अभी मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, देखते हैं सारी इमेजेस आ गई हैं। आ गई हैं ये दो जो है ना वो, ये दो अभी तक नहीं आई, तो मैं देखता हूँ इनको क्या मसला है, क्यों नहीं आई भाई, किधर हैं जी इनका पाथ 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 पाथ, ये है। तो इन दोनों को भी मैं सेट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस F2 किया, दोनों सेलेक्ट हो गई। और इसके बाद मैंने इसको कंट्रोल X किया और इसकी जगह कर्ली ब्रेसेस लगा के तो इसका नाम दे दिया मेन्यू
बर्गर। सही है। अब इसी जो है ना नेम के साथ मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट मेन्यू बर्गर फ्रॉम दिस पाथ, एक चाहिए, तो यहाँ पे जो है ना डॉट स्लैश कर दिया, तो हमारी जो इमेजेस वाला काम है ना वो ख़त्म हो गया सारा। सही है। इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आ जाएंगी। रिफ़्रेश किया तो हमारे जो है ना इमेजेस आ चुकी हैं, सारा कुछ जी काम हमारा हो गया, होम पेज हमारा फिनिश हो गया। तो अब हम आते हैं कैटेगरीज़ के पेज के ऊपर। कैटेगरीज़ का पेज हम डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए मैं आता हूँ होम का पेज, इधर ही रहने देता हूँ। app.js को मैं दीवार के साथ लगाता हूँ और यहाँ पे जो है ना हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट का नाम होगा categories.jsx। सही है। और इसके अंदर RFC लगा के हम बॉर्डर पर लगाएंगे और इसको जो है ना app.js के अंदर एंटर करवाते हैं। उसके लिए मैं इसी को नीचे करता हूँ कॉपी और यहाँ पे कैटेगरीज और होम कंटेंट की जगह मैं लिखता हूँ कैटेगरीज कंटेंट। सही है। अब इस नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके तो मैं जो है ना यहाँ पे इसका टैग बना के तो रेंडर करवा देता हूँ इस तरह से, और साथ में इसका जो है ना फूटर भी रेंडर करवा देता हूँ ताकि जो है ना वेबसाइट हमारा पेज कंप्लीट हो जाए। फूटर स्लैश और ये, तो आप देख सकते हैं हमारा जो है ना फूटर भी आ गया और कैटेगरीज के अंदर ये हमारा जो है ना कंटेंट उसका भी आ रहा है। तो अब जो है ना मैं कैटेगरीज के पेज के अंदर जाता हूँ और वहाँ से जो है ना कैटेगरीज का सारा कंटेंट लेके यहाँ पे आता हूँ। तो पहले तो मैं जो है ना इसका ये वाला काम सही कर लूँ, ये फ्रैगमेंट्स। और अब मैं आता हूँ categories.html के अंदर और यहाँ पे जो है ना कैटेगरीज का सारा जो कंटेंट है वो ले आता हूँ। हमें जो है ना नैब बार नहीं चाहिए, नैब बार निकाल के नैब बार निकाल दी, कमेंट भी निकाल देता हूँ। हाँ जी, ये जो सेक्शन है ना ये हमें चाहिए सिर्फ। और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे ये जो हमारे फूटर का कंटेंट है ये भी नहीं हमें चाहिए, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो है ना मैं कंट्रोल A करता हूँ, सारा कंटेंट इधर से उठाया, इसको भगाया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। सही हो गया। अभी जो एरर्स हैं आपको पता है क्यों आ रहे हैं, वो मैंने आपको बताया था, ये जो इमेज का होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, उसकी वजह से आ रहे हैं। तो मैं इसको एक साथ जो है ना ऐसे कर देता हूँ तो सारे एरर ख़त्म हो गए हैं। अब जी हमारा जो अगला काम है वो है इमेजेस को इनके पाथ के साथ इंपोर्ट करना और फिर यहाँ पे उसके नेम के साथ यूज़ करना। अब जो है ना मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट जो है वो लगा सकता हूँ, वो कुछ इस तरह से कि हमने जो है ना यहाँ पे सारी इमेजेस को इंपोर्ट कर लिया हुआ है। तो मैं इसी के नेम जो है ना यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ, कैटेगरीज़ के अंदर आता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं इनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब देखना मैं करता क्या हूँ, मैं करता ये हूँ कि ये जो है ना, बल्कि नहीं, सिर्फ पाथ को कॉपी करता हूँ ये वाला। ये कितनी जगह पे आ रहा है देखें, 1 2 3 4 5 जगह पे आ रहा है। तो पाँचों की जगह मैं ना एक साथ जो है इसको रिप्लेस कर देता हूँ। मैं इसको कट करता हूँ ऐसे, इसके जो कॉमास है वो भी ख़त्म कर देता हूँ। इधर आप देखें ना ये इस तरह हो रहा है हर जगह पे, इसे कॉमास ऐसे डिलीट किए, इधर से ऐसे किए और कर्ली ब्रेसेस लगा के ना इसका नेम मैं दे देता हूँ पिज़्ज़ा। सही है। तो सारा जो है ना एक साथ एडिट हो गया। अब इस पिज़्ज़े का जो जो नेम है ये थोड़ा ख़राब हो गया, तो मैं इधर से दोबारा जाकर ले आता हूँ। तो इधर से जो है ना मैं ये पिज़्ज़े वाली लाइन कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके कैटेगरीज़ के अंदर आके इसको इसकी जगह पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा पिज़्ज़े वाला काम जो है ना वो सेट हो गया। मैं आपको दिखाऊँ तो कैटेगरीज़ के अंदर आता हूँ, वेयर इज़ पिज़्ज़ा, देखें पिज़्ज़े वाली जो इमेजेस हैं वो आ रही हैं और बाकी जो है ना वो अभी हमने लानी है इसी तरीके से शॉर्टकट से। ये वैसे मैंने शॉर्टकट ईजाद किया, अगर आपको समझ आ जाता तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं तो मेरा ख्याल है बस इसके अंदर 3 ही इमेजेस थी, हम देख लेते हैं। सारी इमेजेस आ गई हैं, वाकई आ गई हैं, 3 ही थी। तो मैं जो है ना बाकी, ये क्या हो गया, नहीं भाई, तो मैं जो है ना इसकी बाकी इमेजेस को यहाँ से उठा लेता हूँ, ये हमारी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, फ़िलहाल हमें 3 ही चाहिए थी। तो कैटेगरीज़ का जो पेज है ना वो तकरीबन हमारा ख़त्म हो गया, तो इसको मैं भगा देता हूँ यहाँ से ऐसे। हम आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, हमारा होम पेज भी कंप्लीट है, हमारा कैटेगरीज़ का पेज भी कंप्लीट है। अब बारी है फूड के पेज की। सही है। फूड का पेज जो है ना
इसके अंदर हम आते हैं app.js के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले तो फूटर लगा लेते हैं। फूटर ऐसे लग जाएगा यहाँ पे, सही है। देखें हमारा फूटर आ गया, किधर गया, ये आ गया। और अब जो है ना हम इसका जो कंटेंट है फूटर नहीं, फूड्स के पेज का जो कंटेंट है हम उसको लेके आते हैं। उसके लिए मैं पहले तो इसका कंपोनेंट बना लेता हूँ एक, foods.jsx, और इसके अंदर RAFCE लगाएंगे अपना ये जो है, और इसको यहाँ पे जो है ना रेंडर करवा लेते हैं। किस नेम से करवाएंगे, इसको कॉपी करता हूँ, कैटेगरीज की जगह फूड्स लिखता हूँ और इसकी कंटेंट की जगह मैं लिख देता हूँ फूड्स कंटेंट, सही है। अभी मैं फूड्स कंटेंट को कॉपी करके तो इसको नैब बार और फूटर के दरमियान में जो है ना मैं रेंडर करवाता हूँ इस तरह से, सही है। सिंपल सा काम था। अभी आप देख सकते हैं जो है ना हमारा फूड यहाँ पे आ रहा है। तो अब जो है ना हम इसका फूड्स का कंटेंट ले आते हैं अपने इस कंपोनेंट के अंदर। उसके लिए मैं जाता हूँ, किधर गया, foods.html के अंदर, और यहाँ से पहले तो मैं फजूल चीज़ें जो है ना वो निकाल देता हूँ। हमारी फजूल चीज़ें थी ये वाली, नैबर थी और कमेंट भी थे, और उसके बाद लास्ट पे जो है ना हम इस सेक्शन को भी उठा लेते हैं, सही है। तो ये हमारा जो फूड का कंटेंट है, मैं इसको सारे को करता हूँ Ctrl+X, मूव करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे आता हूँ, रिएक्ट फ्रेगमेंट्स लगाए और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद ये जो एरर है आपको पता ही है हमारे ख़ानदानी एरर है, तो इसको जो है ना हम कर लेते हैं सीधा, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले तो मैं जो है ना इसको सीधा करता हूँ इस तरह से, ऐसे। उसके बाद जो है हमारा इमेज के लास्ट पे एक ही क्लास है, तो मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट ऑल और एंड पे स्लैश लगा देता हूँ। और अभी भी जो है ना हमारा शायद ब्रेकों का एरर है। अब ब्रेकों के एरर के अंदर मैं Ctrl+F2 करता हूँ और लास्ट पे आके स्लैश लगाता हूँ, तो ये भी जो है ना सेट हो गया। अभी मैं देखूँगा अपनी ब्राउज़र के ऊपर, तो हमारा जो है ना सिर्फ इमेजेस का जो है ना वही होगा, देखें ये वाला। तो अब जो है ना मैं इमेजेस का जो है हल निकालता हूँ, वही जो हमने पहले किया था। होम के अंदर से ये जो है इसके नेम वो ले आता हूँ। अब ये नीचे वाले 3 इमेजेस होंगी, पहले ऊपर वाली थी तो अब नीचे वाली होंगी यकीनन। तो मैं जो है ना इनको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ और अब जो है इसका पाथ सेलेक्ट करता हूँ, इतना Ctrl+F करता हूँ, इसके कोमे हटाता हूँ और कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका नेम है मेन्यू पिज़्ज़ा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, अब इसका जो सही वाला पाथ है वो मैं यहाँ से ले आता हूँ दोबारा से, Ctrl+C और यहाँ पे आके Ctrl+V, सही है। अभी देखते हैं फूड्स वाला पेज, हमारी इमेजेस आ जानी चाहिए और सारी आ चुकी हैं। और ये था जी हमारा रिएक्ट का पहला प्रोजेक्ट। हमारा फूड्स का पेज भी कंप्लीट है, हमारा कैटेगरीज का पेज भी आ चुका है, हमारा जो है होम का पेज भी आ चुका है, और यहाँ पे हमने जो है इसका लोगो भी लगा दिया है, हमने इसका टाइटल भी लगा दिया है। और यहाँ पे मैं ना एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपको पता है हमारे पास इस वक्त सिर्फ 2 लिंक्स हैं, एक है हमारे पास कैटेगरीज का लिंक, एक है हमारा /फूड्स का लिंक, ये वाला। अगर तो कोई यूज़र फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई लिंक अपनी मर्ज़ी से कोई ऐड कर लेता है जो कि हमारे पास नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा, हमें जो है ना ये पेज जो है सिंपल शो होगा। तो आप इस चीज़ को हैंडल भी कर सकते हैं, हैंडल कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर अगर कोई गलत लिंक के अंदर कोई चला जाता है गलती के साथ, तो आप जो है ना उसको इस तरह से कुछ कर सकते हैं कि मैं अगर यहाँ पे करूँ, इसको करता हूँ कॉपी, और इसके पाथ के अंदर ना मैं ये सिंबल लगा लेता हूँ स्टार वाला, सही है। इसका मतलब होता है ऑल लिंक्स, ठीक है। जितने भी लफ्ज़ आते हैं दुनिया में सारे जो है इन 2 के अलावा, जो कि हमने डिक्लेयर तो कर दिए हैं, लेकिन अगर इसके अलावा कोई लिंक हम रेंडर करेंगे तो उसके अंदर क्या रेंडर होना चाहिए, उसके अंदर आप अपनी कोई मर्ज़ी का कंपोनेंट रेंडर करवा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसके अंदर सिंपल सी एक हेडिंग भी जो है ना रेंडर करवा सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखते हैं यहाँ पे, पेज नॉट फाउंड 404 एरर, सही है।
तो फ़िलहाल मैं जो है ना इतना सा रेंडर करवाता हूँ। यहाँ पे देखें पेज नोट फाउंड 404 नहीं आया, ये भी आ गया। अभी मैं फॉर एग्जांपल कुछ और टाइप करता हूँ यहाँ पे, तभी जो है ना हमें यही चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है ना अपना नैब बार भी रेंडर करवा सकते हैं। इतना सा तो जो है ना हमें करना चाहिए ताकि पता चले वेबसाइट हमारी हुई है, इस तरह से। सही है, तो चाहे आप फुटर भी कर सकते हैं, आप जितना एडिट करना चाहें इसको कर सकते हैं पेज को। तो फ़िलहाल मैंने जो है ना आपको तरीका बता दिया। तो हम अगर अब देखें तो हमने अब तक ऑलमोस्ट रिएक्ट की बेसिक्स, उसकी इंस्टॉलेशन, उसका रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर, उसका कंपोनेंट्स, किस तरह वेबसाइट को कंपोनेंट्स में तोड़ कर रेंडर करवाते हैं, वो चीज़ देख ली हमने। उसके जो ब्राउज़र हो रहा है हमने वो भी देख लिया, किस तरह हम जो है ना लिंक्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो भी हमने चीज़ देख लिया। अभी जो है ना हम अगली बात करते हैं वो है प्रॉप्स की। ठीक है, प्रॉप्स में क्या होता है कि मान लो कि मैं आता हूँ अपने होम के ऊपर, यहाँ पे जो है ना हम फॉर एग्जांपल लोगों की जगह मैं कोई प्रिंट करवाना चाहता हूँ। अगर होम पेज के ऊपर हूँ ना, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ये होम पेज है। सही है, कैटेगरीज़ के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे आना चाहिए कैटेगरीज़। तो फूड के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आना चाहिए फूड्स। वो चीज़ किस तरह होती है, तो वो चीज़ होती है आपकी हैंडल प्रॉप्स के ज़रिए। प्रॉप्स बेसिकली शॉर्ट टर्म है प्रॉपर्टीज़ की। तो आप किस तरह से जो है ना प्रॉपर्टीज़ जो है ऐड करते हैं, अब मैं आपको उसका बताता हूँ। नैब बार के कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पे जो है ना इमेज, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और इमेज की जगह मैं सिंपली जो है ना H2A लगा देता हूँ। इसके अंदर होगा क्या, पहले तो मैं यहाँ पे पार्स करता हूँ प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप से क्या होगा, ये जो ना प्रॉपर्टीज फैच करेगा जो हमने इस कंपोनेंट के साथ दी होंगी यहाँ पे। तो मैं इसको दे देता हूँ टाइटल जो है ना इसका होना चाहिए होम पेज। सही है, तो होम पेज जो है ना ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब ये होम पेज जो है ना यहाँ पे फैच हो रही है इसकी प्रॉप्स के अंदर। अब मैं जो है ना जहाँ पे इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो आ रहा है ना, प्रॉप्स के अंदर जो टाइटल आ रहा है उसको गेट करके यहाँ पे प्रिंट कर दो। लेकिन आपको पता है यहाँ पे प्रिंट इस तरह से नहीं होता, हमने इसको टेम्पलेट लिटरल, जो कि मैंने आपको अपनी जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर भी बताया था, टेम्पलेट लिटरल्स का वो आप किस तरह से यूज़ करते हैं, इस तरह से कर्ली ब्रेसिस के अंदर। तो अब जो है ना प्रॉप्स डॉट टाइटल से हमारा जो टाइटल है ना हमने यहाँ पे दिया हुआ है नैब बार के अंदर, वो हमारा फैच हो जाएगा। सही है, ये वाला टाइटल होम पेज। तो अभी हम इसको देखते हैं। अभी तो फूड्स के अंदर हमने कुछ नहीं दिया, कुछ भी प्रॉपर्टीज़ नहीं दी, तो इसलिए जो है ना ब्लैंक आ रहा है। तो मैं होम के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे जो है ना हमें होम पेज शो हो रहा है। तो इसी तरह जो है ना मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर मैं इसी को कॉपी करता हूँ टाइटल को, और कैटेगरीज़ के नैब बार के अंदर भी पेश कर देता हूँ, और फूड्स के नैब बार के अंदर पेश कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरीज पेज, और यहाँ पे लिखता हूँ फूड्स पेज। सही है, तो अब जो है ना मैं जाता हूँ कैटेगरीज़ के ऊपर, तो यहाँ पे कैटेगरीज शो हो रहा है, और फूड्स के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे फूड पेज शो हो रहा है। तो इस तरह से जो है ना आप अपनी प्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। और प्रॉप्स के बाद एक और बड़ा एक जो है ना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है हुक्स। रिएक्ट के हुक्स, जो कि एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो अब मैं बताता हूँ हुक्स क्या है। हुक्स बेसिकली यूज़ होती है जब आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ डायनामिकली जो है ना चेंजेस लानी होती हैं। अभी जो है ना मैं इनको तो फॉलो करता हूँ, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ हुक्स। हुक्स जो है ना हमारे पास काफ़ी किस्म की होती हैं, जिसके अंदर दो सबसे पॉपुलर हुक्स हैं, एक यूज़ स्टेट हुक है और एक है यूज़ इफेक्ट हुक। अब जो है ना मैं आपको यहाँ पे एक यूज़ स्टेट हुक की एक छोटी सी जो है ना करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, और सबसे पहले तो मैं जो है ना नैबलिंग के अंदर ही एक छोटा सा बटन बना लेता हूँ। यहाँ पे बटन बना लेता हूँ, बटन के ऊपर लिख देता हूँ क्लिक मी, इस तरह से। और बटन को जो है ना फंक्शन दे देता हूँ। बटन जब क्लिक हो ना, ऑन क्लिक तो ये फंक्शन रन करे, क्लिक फंक्शन। सही है, इस तरह से। अब इस क्लिक फंक्शन को मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, इसकी जो भी फंक्शनैलिटी होगी फंक्शन, उसके बाद क्लिक फंक्शन, इसकी पैरेंथेसिस लगाएंगे, और उसके बाद कर्ली ब्रेसिस के अंदर इसका जो फंक्शन है ना वो मैं लगा देता हूँ। अब फंक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल जो है ना मैं आपको सिर्फ यूज़ स्टेट हुक समझाने के लिए जो है ना छोटा सा फंक्शन बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल सी अलर्ट दे देता हूँ इस तरह से, और कोलन के अंदर लिख देता हूँ दिस इज़ अलर्ट। सही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा ये वर्क कर रहा है।
अभी यहाँ पे बटन हमने बनाया था आ चुका है। अभी मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें अलर्ट भी हमें शो हो रही है। अभी मान लो कि जो है ना हम ये करना चाहते हैं कि जब भी यूज़र जो है ना इस बटन के ऊपर क्लिक कर दे, क्लिक मी के ऊपर, तो इसका जो क्लिक मी वाला टेक्स्ट है ना वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के जो है ना डायनामिकली चेंजेस लाने के लिए आप हुक्स को यूज़ करते हैं। अभी हम करते हैं यूज़ स्टेट हुक को यूज़। उसके लिए मैं करता क्या हूँ, एक कॉन्स्ट का वेरिएबल और उसके साथ ये स्क्वायर ब्रेसिस के अंदर जो है ना हमारे 2 आएंगे पैरामीटर्स। तो हमने जो है ना टेक्स्ट को चेंज करना है। ये वाला टेक्स्ट जो है हमारा किधर गया, क्लिक मी वाला। तो मैं जो है ना यहाँ पर रखूँगा पहले टेक्स्ट, 2 पैरामीटर्स आते हैं ना, एक हो गया टेक्स्ट और दूसरा होगा सेट टेक्स्ट। इस तरह से सही है, 2 पैरामीटर्स हो गए हमारे। अब इसके अंदर जो है ना इक्वल का साइन लगा के एक वैल्यू देंगे। पहले तो यहाँ पे यूज़ स्टेट लिखेंगे। यूज़ स्टेट आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा खुद ही अपने आप ही। यूज़ स्टेट के साथ आप जो है ना ये पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है हमारे पास है, मान लो कि मैं इधर रख लेता हूँ इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अलर्ट बटन। इसका जो है ना मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी वैल्यू रख दिया। अब इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो जाएगी हमारे इस वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट के। तो मैं जो है ना यहाँ पे इसका टेक्स्ट का वेरिएबल ही अब जो है ना कर लेता हूँ प्रिंट। उसके लिए मैं करता क्या हूँ, कर्ली ब्रेसिस के अंदर सिर्फ टेक्स्ट लिख दूँगा सिंपली। तो हमारी जो है ना वैल्यू आप देख सकते हैं अलर्ट बटन जो है ना वो चेंज होकर आ गई है। हर पेज के ऊपर हमारे यही अलर्ट बटन शो होगा। अब मैं जो है ना फंक्शन के अंदर ऐड ये करता हूँ कि जब हमारा फंक्शन जो है ना बटन ये क्लिक हो तो हमारा जो है ना टेक्स्ट जो कि था अलर्ट बटन वो चेंज हो के कुछ और हो जाए। तो उसके लिए मैं करता ये हूँ कि इसके नीचे आके यहाँ पे लिख देता हूँ सेट टेक्स्ट सिंपली, और पैरेंथेसिस के अंदर मैं लगा देता हूँ अलर्ट बटन था पहले टेक्स्ट, और चेंज हो के इसको मैं कर देता हूँ फंक्शन बटन। सही है, तो अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं जाता हूँ, सारे पेज के ऊपर सेम शो हो रहा है, तो मैं जाता हूँ अलर्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें दिस इज़ अलर्ट आ चुकी है। तो अभी जो है ना इसका टेक्स्ट चेंज होगा। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो देखें ओके पे क्लिक किया तो इसका जो टेक्स्ट है ना वो चेंज हो गया। तो इस तरह से जो है ना आप अपनी हुक्स को यूज़ कर सकते हैं जब आपने डायनामिकली कोई चेंजेस लानी होती है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको एक और मज़े की बात बताऊँ तो क्योंकि ये हमारी जो है ना रिएक्ट के अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन बनती है, तो मैं अगर पेजेस को शफल करता हूँ ना तब भी यहाँ पे जो है ना वैल्यू फंक्शन ही रहेगी जब तक मैं इसको रिफ़्रेश नहीं करता। रिफ़्रेश करूँगा तो इसकी वैल्यू जो है ना पहले वाली बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो अलर्ट बटन है वो आएगी यहाँ पे। इंटरेस्टिंग सी बात है। तो जो है ना मैं डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि हुक्स का जो है ना इतना सा कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी है। बाकी आप अगर मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं हुक्स को तो आप रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को रीड आउट कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो अब जो है ना मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल सी हो गई है। अब जो है ना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखें इस वक्त तो मैं होम पेज के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ ना तो होम पेज का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए ताकि मुझे पता चले मैं इस वक्त कौन से पेज के ऊपर एक्टिव हूँ। अगर कैटेगरीज़ के ऊपर जाऊँ तो वो भी थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। तो ये चीज़ किस तरह अचीव करते हैं ये तो आप CSS के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका आप रिएक्ट के अंदर भी आपको मिल जाता है। वो कैसे मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने आना है इस नेवलिंग के अंदर और यहाँ पे जो है ना एक और देना है स्टाइल का एट्रीब्यूट स्टाइल, और स्टाइल के अंदर जो है ना आप देते हैं ये थोड़ा सा जो है ना इस एक्टिव वगैरह मैंने अपनी चीट शीट के अंदर इसका कोड लिख के रखा हुआ है क्योंकि अक्सर जो है ना मैं भी भूल जाता हूँ, क्योंकि जब आप मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें भूल जाते हैं, तो मुझे एक चीट शीट जो है ना बनानी पड़ती है। अभी था ये वाला मैं स्टाइल इसका पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और अपने जो है ना कोड के अंदर आता हूँ और इसकी जगह मैं इस तरह से पेस्ट कर लेता हूँ। सही है, अभी जो है ना यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या रहा है अगर तो ये नेवलिंग जो है ना वो एक्टिव है इज़ एक्टिव, तो यहाँ पे हमारा हो रहा है इफ़ एल्स का ये जो क्वेश्चन मार्क है ना ये हमारा जावास्क्रिप्ट के लेटेस्ट जो वर्जन है ES6 है, इसके अंदर हमें ये इफ़ एल्स वाला जो है ना ये शॉर्टकट तरीका ये मिल जाता है। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब है इफ़, सही है, और ये जो कॉलन है इसका मतलब है एल्स। ये वही चीज़ है जो हमने आपको जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर समझाई थी। तो यहाँ पे जो कस्टम स्टाइल है ना ये हमारी बेसिकली एक डिक्शनरी है, तो मैं यहाँ पे इसके डिक्शनरी के अंदर एक
इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर कर देता हूँ, जो भी हम चेंजेस लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टीज़ हम लगाएंगे इसके अंदर। उसके लिए मैं लिखता हूँ वेयर लेट कॉन्स्ट, जो भी आप यूज़ करना चाहें उसके अंदर मैं कर्ली ब्रेसिस के अंदर प्रॉपर्टीज़ दूंगा कुछ CSS की। तो मैं सबसे पहले तो जो है ना, अगर एक्टिव है तो उसका कलर जो है वो चेंज करूँगा। कलर मैं कर दूँगा कलर कोलन, और उसके बाद कॉमास के अंदर हम उसकी वैल्यू देंगे। तो मैं कलर इसका कर देता हूँ ब्लू, सही है। तो अभी फ़िलहाल ब्लू करके देखते हैं चेंजेस जो है अप्लाई हो रही हैं या नहीं। अभी हम फोर्स के ऊपर तो मैंने दिया अब होम को, तो देखें इसका, अगर मैं होम पेज के ऊपर आता हूँ तो इसका जो कलर है होम का तो वो ब्लू हो चुका है। तो आप जो है ना मल्टीपल जो है अपनी स्टाइलिंग्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। मैं जो है ना अगर चाहूँ तो बैकग्राउंड कलर इसको कर देता हूँ येलो, बल्कि हमें कोमास के अंदर करना है येलो इस तरह से। और यहाँ पे जो है ना हमें कोमा लगाने की ज़रूरत है एंड पे। और उसके बाद मैं जो है ना पैडिंग भी थोड़ी सी दे देता हूँ, पैडिंग कोलन, पैडिंग कर देते हैं 8 पिक्सल, आई थिंक इट शुड बी परफेक्ट। और इसको चेक करते हैं, देखें कुछ इस तरह का जो है ना हमें शो हो रहा है, लेकिन हमें से अब ये होम के ऊपर शो हो रहा है, बाकियों के ऊपर शो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं शो होगा क्योंकि हमने जो है ना स्टाइल सिर्फ होम को दिया हुआ है। तो मैं ये स्टाइल वाला जो एट्रीब्यूट है इसको कॉपी करता हूँ और सभी के अंदर जो है ना लगा देता हूँ यहाँ पे करके, सभी लिंक्स के अंदर। अब जो है ना हमारे सभी लिंक्स वर्क कर रहे होंगे। फोर्स के अंदर आया तो फोर्स वाला एक्टिव हो गया, कैटेगरीज के आया तो ये वाला एक्टिव हो गया, तो होम के अंदर आया तो ये वाली चीज़ जो है ना एक्टिव हो गया। तो इस तरह से जो है ना आप काफ़ी आसानी के साथ अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बना सकते हैं, सही है। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा क्विक सा शॉर्ट सा ट्यूटोरियल। आपको एक बात और बता देता हूँ, आप सोच रहे होंगे हमने जो बूटस्ट्रैप का कोर्स किया था आधे घंटे के अंदर, आपको पता है मेरी वीडियोस होती है आधे पौने घंटे की हैं। तो हमने जो बूटस्ट्रैप सीखी थी, अगर तो आप वो बूटस्ट्रैप का लिंक यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो आपको .html के अंदर आना है और इसके हेड के टैग के अंदर ना यहाँ कहीं भी आप जो है ना उसका लिंक पेश कर सकते हैं। तो आपकी जो बूटस्ट्रैप वो वेबसाइट के अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ना आप बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते थे। तो बाकी जो है ना हमारा तकरीबन आज का जो कोर्स है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये जो रीडमी है इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, काम ख़त्म है इसका। और ये था हमारा टोटल जो कोड आज की हमने वेबसाइट डिज़ाइन की है। और जब हम इस वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं ना, तो हम HTML की वेबसाइट को होस्ट करते हैं किसी भी होस्टिंग वेबसाइट के ऊपर, होस्टिंगर हो गया, 000 ऐप होस्ट हो गया, गिटहब हो गया या कुछ भी हो गया, तो हम वो टर्म कहलाती है होस्टिंग। लेकिन जब हम रिएक्ट की ऐप को होस्टिंग करना होता है ना, तब हम होस्टिंग नहीं कहते, तब हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट, सही है। जब हम बैकएंड की कोई ऐप कोई लारावन में बनी हो, यानी कि जब हम कोई ऐप फ्रेमवर्क के अंदर बनाते हैं ना, तो उसको होस्टिंग का टर्म यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डिप्लॉयमेंट। तो इसकी डिप्लॉयमेंट के अंदर आपको ये नोड मॉड्यूल जो है ना वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने सिर्फ ये 3 चीज़ें। बल्कि अगर आप गिटहब के ऊपर इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं ना, गिटहब के ऊपर आप फ्री भी कर सकते हैं अगर आपकी पेजेस के अंदर वो नैव लिंक यूज़ नहीं ना किए हुए। मैंने तो यहाँ पे किए हुए हैं नैव लिंक, ये 3 जो है ना 3 नैव लिंक हमने यूज़ किए हैं। अगर तो हमारी वेबसाइट के अंदर कोई नैव लिंक यूज़ नहीं हुआ, कोई राउटर जो है ना यूज़ नहीं हुआ, राउटर यही था जो हमने यहाँ पे जो है ना इंपोर्ट किया था, ब्राउज़र राउटर, तो जो है ना हम अपनी वेबसाइट को फ्री में गिटहब के ऊपर होस्ट यानी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए एक कमांड है npm run build, उससे आपका जो है ना यहाँ पे एक फोल्डर बन जाता है, तो उसको जो है ना आप डिप्लॉय करते हैं। लेकिन वो जो तरीका है ना आपको इस तरह समझ नहीं आएगा। अगर आप वो तरीका जानना चाहते हैं किस तरह से अपनी वेबसाइट को, अपनी रिएक्ट ऐप को फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं गिटहब के ऊपर, तो मुझे जो है ना नीचे कमेंट एक लाजमी चाहिए। आप कमेंट करेंगे तो मैं जो है ना अगली वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगा। तो आज के कोर्स में फ़िलहाल इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और आगे आने वाली जो आपको वीडियो चाहिए, PHP के रिलेटेड चाहिए या जेंगो के रिलेटेड चाहिए, पाइथन के रिलेटेड चाहिए, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।